नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं श्री राम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम अपनी डेमो क्लास लेके आए हैं श्री राम क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये साइंस की जो क्लास होगी अभी, ये केवल अग्निवीर और इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, ये जो छोटे एग्जाम हैं उनके लिए शुरू हो रही है। और कुछ समय बाद में अपन एक साइंस का फाउंडेशन भी चालू करेंगे, जिसके अंदर आपको फुल डिटेल से साइंस पढ़ाई जाएगी। तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अपन बात करते हैं, आज शुरू करते हैं साइंस। साइंस क्या है शुरू से पढ़ेंगे अपन, और अग्निवीर के लिए विशेष रूप से ये क्लास चालू की गई है। चलिए हम शुरू करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? देखिएगा, विज्ञान जिसको अपन साइंस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान होती क्या है, छोटी सी हम परिभाषा इसकी देखते हैं विज्ञान की। भाई, प्रकृति जो होती है अपने, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के क्रमबद्ध, प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या होती है दोस्तों विज्ञान? प्रकृति का जो क्रमबद्ध मतलब सही ढंग से और सुव्यवस्थित, एक सही तरीके से और प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित जो ज्ञान है, उसी को अपन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना। भाई, विज्ञान जो है वो सत्यता पर आधारित होती है। विज्ञान पहले प्रयोग करती है, पहले व्यवस्थित अध्ययन करती है, प्रयोग करती है, उसके बाद निष्कर्ष निकालती है। तो विज्ञान जो भी बात कहती है ना, वो एकदम सच होती है। तो हम बात करते हैं विज्ञान, इसके अंदर साइंस जो शब्द है, ये कहां से आया? साइंस आपके लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंस जो शब्द है वो आपके लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया है। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया है, ये ध्यान रखना। और इस साइंटिया शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया शब्द का क्या अर्थ है? जानना। टू नाउ मतलब प्रकृति के बारे में जानना ही आपका विज्ञान है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ऊर्जा है, इन सब के बारे में जानना क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बार सीधा सा प्रश्न आता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइंस शब्द आपके लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, और वो शब्द कौन सा है? साइंटिया। ये ध्यान रखना। और साइंटिया का अर्थ होता है जानना, मतलब टू नाउ। अब आगे चलते हैं अपन। विज्ञान की अपने मुख्य 3 शाखाएं काम में आती है। ऐसे तो अपने विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो कौन कौन सी है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे हम चलते हैं। इसके अंदर विज्ञान की 3 शाखाएं अपन देखते हैं। देखिएगा, विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं। विज्ञान की मुख्य शाखाएं, देखो विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली आती है जीव विज्ञान, जिसको अपन बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहली कौन सी है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। दूसरी रसायन विज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं,
नंबर 2 आती है आपके रसायन विज्ञान। कौन सी आती है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसको अपन केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरी जो विज्ञान है आपकी वो है भौतिक विज्ञान जिसको अपन फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। तो विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन इसमें बात करते हैं कि भाई यहां से आपका सीधा सा प्रश्न आता है बहुत बार कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, या रसायन विज्ञान के जनक कौन है, या फिर भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो यहां से आपका सीधा सा प्रश्न आता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। आइए, जो जीव विज्ञान है इसके जनक जो माने जाते हैं, जनक कह दो या पिता कह दो या फिर फादर कह दो, है ना। जनक इसके माने जाते हैं आपके अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान जो है इसके जनक जो माने जाते हैं वो है आपके अरस्तु, याद रखना। लेकिन जीव विज्ञान को नाम देने वाले अलग वैज्ञानिक थे, और जीव विज्ञान का नाम दिया था लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। किसने दिया था? लेमार्क व ट्रेविरेंस ने। तो जीव विज्ञान का नामकरण करने वाले कौन थे? एक तो था लेमार्क और दूसरा ट्रेविरेंस। दूसरा कौन सा था? ट्रेविरेंस। तो लेमार्क और ट्रेविरेंस ने मिलकर जीव विज्ञान का क्या किया था? नाम किया था, नाम दिया था, इसको ध्यान रखना। लेकिन जीव विज्ञान के पिता जो है वो है अरस्तु, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, जनक केमिस्ट्री के जनक की बात करते हैं कि केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर, ये याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आता है केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर, ध्यान रखना। और भौतिक विज्ञान के जनक की हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान के जनक मानते हैं सर आइजैक न्यूटन को। किसको मानते हैं? सर आइजैक न्यूटन, ध्यान रखना। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा। सर आइजैक न्यूटन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये विज्ञान की अपनी मुख्य 3 शाखाएं होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा वैसे विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है। जैसे जीव विज्ञान के अंदर बहुत सारी शाखाएं आती है। कोशिका का अध्ययन अलग होता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार से जीव विज्ञान के अंदर कुल मिलाकर लगभग 54-55 शाखाएं आती है, बहुत सारी शाखाएं होती है। रसायन विज्ञान की भी 3 शाखाएं होती है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ये ध्यान रखना। और भौतिक विज्ञान में भी आपके बहुत सारी शाखाएं इसके अंदर आती है, जैसे प्रकाशिकी है, विद्युतिकी है ना। इस प्रकार की कुल मिलाकर भौतिक विज्ञान में भी 10-11 शाखाएं आती है। लेकिन विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी है? 3, याद रखना, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान पहली है, जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान और तीसरी भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान के जनक याद रखना, इसके जनक माने जाते हैं कौन? अरस्तु। कौन है भाई? अरस्तु। और इसका नामकरण अलग वैज्ञानिक ने किया था, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने, याद रखिएगा। और रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन, ध्यान रखिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो। आगे चलते हैं अपन, अब शुरू करते हैं। इसके अंदर हम एक विज्ञान को लेकर सबसे पहले हम जीव विज्ञान की शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान क्या है और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अपन जीव विज्ञान की बात करते हैं। भाई सबसे पहले जीव विज्ञान बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। चलिए देखो, जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में जिसमें अपन पढ़ते हैं, वो कहलाती है जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की
वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यह आपकी जीव विज्ञान कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जिस विज्ञान में आप जीव के बारे में या जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हो, इसको आप जंतु विज्ञान भी कह सकते हो। जीव विज्ञान को आप जंतु विज्ञान के नाम से भी जान सकते हो, ये ध्यान रखना। और जीव विज्ञान जो है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। एक बायो और दूसरा लॉजी, या लोगोस भी आप कह सकते हो, लोगोस या लॉजी, ध्यान रखना। बायो और लोगोस। बायो का मतलब होता है जीव, बायो का अर्थ क्या होता है? जीव। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाती है बायोलॉजी या जीव विज्ञान, याद रखिएगा। चलिए अब अपन इसके अंदर शुरू करते हैं अपने पहला टॉपिक। बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपके शुरू हो रहा है बायोलॉजी के अंदर, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम भी आप कह सकते हो। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र को। चलिए अब अपन बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र में क्या आता है। इसके अंदर आती है आपके ग्रंथियां और हार्मोन। भाई इसके अंदर अपने शरीर में कौन सी ग्रंथियां होती है, उनसे क्या चीजें निकलती है, हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है, उसकी बात अपन इसके अंदर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर ग्रंथि क्या होती है। हमने देखा ग्रंथि क्या होती है, इसकी बात करते हैं। ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लैंड। क्या होती है ग्रंथि? भाई अपने शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई मानती हैं किसको? कोशिका को। कोशिका से बनता है आपके, कोशिकाओं का समूह जब मिलता है तो बनते हैं ऊतक। क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतकों का समूह मिलता है तो बनते हैं अंग, और अंगों के समूह से बनता है अंग तंत्र, अंगों का तंत्र, और अंगों के तंत्र से बनता है आपका शरीर। ध्यान रखना। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कोशिका। और ग्रंथि क्या होती है? कोशिकाओं का ऐसा समूह, भाई कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक तरल का स्राव करता है, तरल मानी द्रव का स्राव करता है, वो ग्रंथि कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक तरल का स्राव करता है, तरल का स्राव करता है, ये ध्यान रखना। जो तरल का स्त्राव करता है वो आपकी एक ग्रंथि कहलाती है। कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है अपने शरीर के अंदर जो एक तरल पदार्थ को स्त्रावित करती है, तरल पदार्थ निकालती है, तो उसे ही अपन कहते हैं ग्रंथि। अब ध्यान रखना, ग्रंथियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रंथियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियों के अध्ययन का विज्ञान, अध्ययन का विज्ञान,
क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, याद रखिएगा। ग्रंथियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और इस एंडोक्राइनोलॉजी का जो जनक मानते हैं वो किसे मानते हैं? एडिसन को मानते हैं। किसको मानते हैं? एडिसन। तो देखिएगा, इस विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो एंडोक्राइनोलॉजी का जो जनक माना जाता है, या पिता भी आप कह सकते हो, इसके जनक है एडिसन। कौन है? एडिसन। तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? एडिसन। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, और ये ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की, इनकी बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। चलती आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। एक अंतःस्रावी, दूसरी बहिःस्रावी और तीसरी मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, याद रखिएगा। ग्रंथियों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी ग्रंथि आती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, इसकी बात करते हैं। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां भाई ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है। कैसी होती है? नलिका विहीन। नलिका विहीन का मतलब क्या होता है? ये ग्रंथियां जो पदार्थ निकालती है ना, वो पदार्थ नलिकाओं के अंदर नहीं चलता है, नलिकाओं के अंदर नहीं बहता है, सीधा यहां ग्रंथि से निकलकर आपके रक्त में मिल जाता है। तो ये ग्रंथियां कैसी होती है? यह नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है, ध्यान रखिएगा। नलिका विहीन होती है ये ग्रंथियां, ध्यान रखना। अगली बात, ये ग्रंथियां क्या निकालती है? तो ये ग्रंथियां हार्मोन का स्त्राव करती है। किसका? हार्मोन का। ये ध्यान रखिएगा, यह हार्मोन का स्त्राव करती है। जो तरल पदार्थ निकालती है ना कोशिकाएं, कोशिकाओं का जो समूह है वो तरल पदार्थ निकालता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सा तरल पदार्थ निकलता है? हार्मोन। ये हार्मोन का स्त्राव करती है। किसका करती है? हार्मोन का स्त्राव करती है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो किस पदार्थ का स्त्राव करती है, तो आपका जवाब होगा हार्मोन। अब देखिएगा, अपन इसी में बात करते हैं कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन किसे कहते हैं? तो हार्मोन जो है ना, ये आपके ग्रीक भाषा के हार्मिन शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है उत्तेजनकारी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? उत्तेजनकारी पदार्थ। ये ध्यान रखना, हार्मोन का मतलब उत्तेजनकारी पदार्थ है जो हमारे शरीर में उत्तेजनाएं लाता है। ये ध्यान रखना। ये जो आपके शरीर के अंदर या अपने मन के अंदर, लोगों के अंदर ये जो प्यार व्यार की भावनाएं आती है कि भाई मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूं, ऐसी बातें जो आती है ना, वो आपके मन के अंदर ये प्यार व्यार की भावनाएं, धोखा, प्रेम, ये सब चीजें जो आती है ना, वो किसके कारण आती है? इस हार्मोन के कारण आती है। ध्यान रखना, मतलब ये अपने जूते पटकाने का काम करता है। ये कौन सा काम करता है? जूते पटकाने का काम कौन करता है? आपके शरीर में हार्मोन करता है। ये ध्यान रखिएगा। ये दिल को तो लोगों ने फालतू बदनाम कर दिया, दिल में ऐसी कोई भावनाएं नहीं होती है। ये ध्यान रखना। आगे अपन दिल के बारे में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र, तो उसमें आपको दिल के बारे में बताएंगे, दिल की सच्चाई आपको बताएंगे कि वास्तव में दिल में होता है ऐसे प्यार व्यार की भावनाएं या नहीं होती है। तो वास्तव में आपको सच्चाई से परिचित कराया जाएगा विज्ञान के माध्यम से। यह ध्यान रखना। तो ये हार्मोन जो होता है ना, यही होता है, सब जूते पटकाने के काम यही करता है। ध्यान रखना, हार्मोन यह ग्रीक भाषा के हार्मेन शब्द से बना है। हार्मेन शब्द से बना है, ध्यान रखना। और इसका अर्थ क्या होता है? हार्मेन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्तेजनकारी पदार्थ।
उत्तेजनकारी पदार्थ। ये ध्यान रखना, जो हमारे शरीर में उत्तेजनाएं लाता है, अपने शरीर को एक्टिव करता है, ये काम होता है सब किसका? हार्मोन का होता है। ये ध्यान रखना, है ना। आगे इसमें बात करते हैं कि हार्मोन जो है ये बना किसका होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रख लीजिएगा। इसको आप स्टार लगा सकते हो, ध्यान रखना। तो यह प्रोटीन और वसा का बना होता है। किसका बनता है? प्रोटीन और वसा का। ये ध्यान रखना, ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिएगा। हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन और वसा का। अगली बात जो आती है वो भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। हार्मोन जो है इसकी खोज करने वाले या हार्मोन का नामकरण करने वाले कौन थे? तो इसका नामकरण जो किया था, इसका नामकरण, हार्मोन का नामकरण करने वाले थे स्टार्लिंग और बेलिस। कौन थे? स्टार्लिंग व बेलिस, याद रखिएगा। स्टार्लिंग और बेलिस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर इसकी खोज करी थी, ये कह सकते हो, या फिर इसका नामकरण किया था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हार्मोन बना किसका होता है? प्रोटीन और वसा का। हार्मोन निकलता कहां से है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका विहीन, ये याद रखिएगा। और हार्मोन जो है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से आया? हार्मेन से, और हार्मेन का अर्थ होता है उत्तेजनकारी पदार्थ, याद रखना। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन इसी कड़ी के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके उदाहरण देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के। भाई इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आती है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। तो सबसे पहली आती है आपके मस्तिष्क के अंदर दो ग्रंथियां, एक होती है पीयूष ग्रंथियां पीछे की तरफ, और एक होती है पीनियल ग्रंथि। तो मस्तिष्क में दो ग्रंथियां होती है, एक तो पीयूष ग्रंथि, और नंबर 2 पीनियल ग्रंथि। पीयूष और पीनियल ग्रंथि, याद रखिएगा। ये दोनों आपके मस्तिष्क में होती है, दोनों का पी से नाम स्टार्ट हो रहा है, पीयूष और पीनियल। ये दोनों आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, जो अंतःस्रावी है। याद रखना, प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है या कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो पीयूष और पीनियल। आगे चलते हैं, मस्तिष्क के बाद आप नीचे आते हो, यहां गले के अंदर दो ग्रंथियां होती है, एक होती है थायराइड और दूसरी पैराथायराइड, है ना। तो एक आती है थायराइड, और दूसरी आती है पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड, ये दो आपके गले के अंदर स्थित होती है, याद रखिएगा। दो ग्रंथियां आपके गले में होती है, पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि। इसके बाद आगे चलते हैं, गले के बाद में आप आते हो तो सीने के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। तो सीने के अंदर थाइमस ग्रंथि होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे अपन इनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे, इन ग्रंथियों के बारे में, इनकी स्थिति देखेंगे, इनका रंग वगैरह, आकार वगैरह, ये सब चीजें, इनसे निकलने वाले हार्मोन भी देखेंगे। अभी मैं केवल आपको उदाहरण बता रहा हूं, याद रखना। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। थाइमस के बाद आप नीचे चलते हो तो आपके वृक्क के ऊपर, वृक्क मतलब किडनी जो होती है, उसके ऊपर दो ग्रंथियां होती है जिनका नाम एड्रीनल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल। ये आपके वृक्क के ऊपर होती है, एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद दो यौन ग्रंथियां होती है, एक नर में होती है, एक मादा में होती है। मादा में अंडाशय और नर में वृषण। याद रखना, दो यौन ग्रंथियां होती है नर और मादा में, है ना। एक होती है नर के अंदर वृषण, नर में कौन सी होती है? वृषण, और मादा में होती है
अंडाशय। मादा में कौन सी होती है? अंडाशय, याद रखना। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगर आपने अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण याद रख लिए तो बाकी ग्रंथियां आपको अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि बहिस्रावी के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां आएगी और मिश्रित में केवल एक ही आती है, अग्नाशय। तो अगर आपने इनको याद रख लिया तो इनको और अग्नाशय को छोड़कर बाकी बचेगी, वो किस में जाएगी? बहिस्रावी ग्रंथियों में जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं इसमें बहिस्रावी ग्रंथियां नंबर 2। चलिए 2 नंबर देखते हैं अपन, बहिस्रावी ग्रंथियां नंबर 2। बहिस्रावी ग्रंथियां देखिएगा, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? पहली बात तो ये नलिका युक्त होती है, मतलब इनके द्वारा जो पदार्थ निकलता है, जो तरल निकलता है, वो पहले नलिका में चलता है और उसके बाद जाकर आपके रक्त में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये ग्रंथियां जो होती है ना, ये एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकाल रही थी? हार्मोन, याद रखना। तो ये ग्रंथियां कैसी होती है? यह नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है, ध्यान रखना। ये कैसी होती है? नलिका युक्त होती है। और दूसरी बात, यह एंजाइम का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव? एंजाइम का स्त्राव करती है, याद रखना। एंजाइम का स्त्राव करती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, अंत तक बने रहे, आपको वास्तव में मजा आएगा। और आपके अग्निवीर जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद में इसमें प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे आपके लिए। तो आप लगातार जुड़े रहे इस चैनल के साथ में और इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो ये एंजाइम का स्राव करती है, ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होता है। भाई एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होते हैं उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह से उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाता है या कम करता है, वो कहलाता है आपका उत्प्रेरक, याद रखिएगा। अब एंजाइम भी उत्प्रेरक की तरह ही होते हैं, उनकी तरह ही कार्य करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे पाचन की क्रियाओं को तेज या कम करने में काम आते हैं। तो यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, याद रखिएगा। बहुत बार प्रश्न आता है कि एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं या एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम एक तरह से उत्प्रेरक ही होते हैं। अगली बात, भाई एंजाइम जो है ये बना किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंजाइम प्रोटीन का बनता है, केवल प्रोटीन का, याद रखना। हार्मोन बनता है प्रोटीन और वसा का, और एंजाइम बनता है केवल प्रोटीन का। यह केवल प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो ध्यान रखना, आपको सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, और ऑप्शन में दे दे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, तो आपको जवाब जो होगा वो क्या होगा? प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन ही होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। एंजाइम की खोज करने वाले की बात करते हैं कि भाई एंजाइम की खोज किसने की, है ना? इसकी खोज करने वाला था एनसेल्मे पेएन, एनसेल्मे पेएन, याद रखिएगा। एनसेल्मे पेएन ने इसकी खोज करी थी, ध्यान रखना, 1833 में, 1833 में। और हार्मोन की खोज हुई थी 1905 में, हार्मोन की खोज हुई थी 1905 में। देखो हमने हार्मोन लिखा था, उसके आगे लिख देते हैं अपन 1905। हाँ, स्टार्लिंग और बेलिस ने 1905 में इसकी खोज करी थी, ध्यान रखना, 1905 ईस्वी में। हाँ, तो
एंजाइम की खोज करने वाला एनसेल में पेन था, 1833 में करी थी, ये याद रखिएगा। लेकिन इसका नामकरण अलग ने किया था, इसका नामकरण करने वाला कुह ने था। सॉरी, नामकरण करने वाला कौन था? कुह ने, ये याद रखिएगा। तो ये अपने एंजाइम के बारे में हुआ और बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हुआ। आगे अपन बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या है। चलिए इसके अंदर उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर आपके एक तो लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां। अब बच्चे क्या समझते हैं कि लार तो मुख के अंदर बनती है तो ये तो अंतःस्रावी होगी। अरे इसके आधार पर नहीं बताएंगे कि ये अंतःस्रावी है या बहिस्रावी, ये तो बताते हैं हार्मोन और एंजाइम की उपस्थिति के आधार पर। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। तो लार ग्रंथि में, लार में एंजाइम होता है, इसलिए लार ग्रंथि कैसी है? बहिस्रावी है। याद रखना, लार ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथियां, आंसुओं का स्राव करती है, अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। इसके अलावा स्वेद ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां बोले तो पसीने की ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां पसीने की, जो पसीने का स्राव करती है, पसीने में भी एंजाइम होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां जो दूध का स्राव करती है, और इसके अलावा जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। और इसके अलावा आपके यकृत, इसके अलावा यकृत या लीवर। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। आगे अपन बात करेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये लार ग्रंथियों के उदाहरण, सॉरी बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं अपन और देखते हैं लास्ट ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। आगे चलिएगा, देखते हैं मिश्रित ग्रंथियां नंबर 3। नंबर 3 आती है मिश्रित ग्रंथियां। देखो मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, नाम से पता चल गया होगा आपको कि भाई जो हार्मोन भी निकालेगी, जो एंजाइम भी निकालेगी, या ये भी कह सकते हो जो नलिका विहीन भी होती है और नलिका युक्त भी होती है। मतलब उनका कुछ भाग नलिका युक्त होता है, कुछ नलिका विहीन होता है, और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है। तो ये मिश्रित ग्रंथि के अंदर आती है। तो ध्यान रखिएगा क्या होती है, यह नलिका विहीन, नलिका विहीन तथा नलिका युक्त, तथा नलिका युक्त दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है, याद रखना। और यह एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है, एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्त्राव करती है, दोनों का स्त्राव करती है, याद रखिएगा। बहुत बार ये सीधा सा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, या कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करती है। तो आपका जवाब क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, यही आपका जवाब होगा। अग्नाशय ग्रंथि ये अपने शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। याद रखना, अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय को दूसरा नाम क्या देते हैं, पैनक्रियाज, याद रखिएगा। तो ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर में हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। नलिका विहीन भी होती है और नलिका युक्त भी होती है, कुल मिलाकर दोनों प्रकार की होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपने ग्रंथियों के बारे में सामान्य जानकारी। आज हमने देखा विज्ञान का परिचय, विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की शाखाएं हमने पढ़ी, और बायोलॉजी के अंदर हमने पहला टॉपिक जो शुरू किया था अंतःस्रावी तंत्र, उसके अंदर हमने जाना कि ग्रंथियां क्या होती है, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी ली है। अब इसके बाद
कल अपन इसी के अंदर नेक्स्ट लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा डिटेल से। भाई उन ग्रंथियों के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, वो कहां पाई जाती है, कैसी होती है, इन सभी की चर्चा अपन करेंगे कल अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मैं वापस से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊंगा, नई नई क्लास लेके आऊंगा, और विश्वास रखिएगा आपको यहां सबसे बेस्ट मिलेगा। जो अग्निवीर वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छी क्लास होगी, क्योंकि उनका एग्जाम भी निकट है। तो दोस्तों कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।